इंडिया में आईसीयू का नाम बिल्कुल बदनाम है, पर सच इसका बिल्कुल उल्टा है। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। आईसीयू कुछ लोग समझते हैं कि डेथ जोन, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आईसीयू एक ऐसी जगह है जहाँ पे मरता हुआ मरीज को बचने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, नर्सिंग मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है, 1:1 नर्सिंग रेशियो होता है, एक बेड पे एक नर्स होती है। और कुछ भी चेंज हो, हल्का सा भी, एक सेकंड के लिए भी, हार्ट रेट में, बीपी में, ऑक्सीजन में, रेस्पिरेटरी रेट में, हर चीज़ उसी टाइम तुरंत अलार्म के थ्रू नोटिफाई हो जाती है और उस चीज़ को तुरंत ही एड्रेस किया जा सकता है। और अच्छे आईसीयू में इवन डॉक्टर रेशियो भी बहुत ही अच्छा होता है और एक फुल टाइम इंटेंसिविस्ट जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आईसीयू जब हम बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि अस्पताल वाले पेशेंट्स ज़बरदस्ती आईसीयू अंदर रखते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं। इवन NABH, JCI, अमेरिकन कमेटी, जितनी भी बड़ी बड़ी कमेटीज़ हैं, सबने एक डिस्चार्ज क्राइटेरिया और एडमिशन क्राइटेरिया टू आईसीयू बनाए हुए हैं, जो हर हॉस्पिटल में पूरा लेआउट होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे किसी का बीपी ज़रूरत से ज़्यादा कम हो या बीपी ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो उस वजह से किसी की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो, 150 के ऊपर हो, 200 के ऊपर हो, तो वो मरीज मॉनिटरिंग के बिना कैसे मैनेज हो सकता है, आप खुद बताइए। ऑक्सीजन लेवल जिसका 80% से कम हो जाए, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लगातार चाहिए, और अगर कई बार ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन देने से ही बात नहीं बनती, तो उसके बाद कई बार ब्रीदिंग बड़ी ट्यूब्स लगानी पड़ती हैं, इनको बड़े मास इनकम NIV, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर सपोर्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आईसीयू में उपलब्ध होती हैं और बेस्ट सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं, तभी आपका चांस है मरीज का बचने का। एक जो कॉमन हम आईसीयू में मिथ हम रोज देखते हैं, वो ये देखते हैं कि मरीजों की फैमिलीज को लगता है कि हम उनको मिलने नहीं देते, तो पक्का कुछ जो डॉक्टर हैं कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, कुछ सही नहीं कर रहे होंगे। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए, आईसीयू एक बहुत ही इन्फेक्शन फ्री जोन एरिया हम रखना चाहते हैं, क्योंकि आप समझिए, मरीज बिल्कुल क्रिटिकल है वहाँ पे। उसके मुंह में ट्यूब डली हुई है, नाक में ट्यूब डली हुई है, पेशाब की ट्यूब डली हुई है, हर जगह से उसकी ट्यूब डली हुई है। हल्की सी अगर आपने वहाँ पे जाके छींक मार दी, तो वो इन्फेक्शन वो अपने आप को बचा ही नहीं सकता, वो उसको अपने आप को प्रोटेक्शन ही नहीं है, वो जाके उसके लिए जानलेवा हो सकता है। तो इन्फेक्शन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए पेशेंट्स का टाइम लिमिट किया जाता है। तो इसलिए हम आपको सारा टाइम बैठने की और वहाँ पे खड़े होने की इसलिए इजाज़त नहीं दे सकते। और आईसीयू में कभी ये भी देखा गया है कि जैसे फर्स्ट फैमिलीज को जहाँ मिलने आना चाहिए, वो दूसरे लोगों को भेज देती है आगे मिलने के लिए। हमें समझना चाहिए कि एज अ फर्स्ट फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके डॉक्टर से वहाँ पे बात करें, समझे कि हमारी कंडीशन किस बारे में है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं एज अ डॉक्टर, जो हम आपको बताना चाहते हैं। उसका बाद ये है कि टाइम भी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और फोन्स भी अलाउड नहीं है। क्योंकि फोन्स क्यों नहीं अलाउड होते हैं? सबसे ज़्यादा पेशेंट आके बोलते हैं हमें फ़ोन नहीं अलाउ कर। अरे आप समझिए, जो पेशेंट की प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल क्लोथ्स में कई बार किसी का कोई पार्ट एक्सपोज होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, हम इन चीज़ों को अगर हम कैसे उन चीज़ों को आपके सामने बोलते हैं कि आप फ़ोन लेकर आ जाइए और आप लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट मिथ और एक इसके बारे में बताना चाहूँगा आईसीयू के बारे में, जो सबसे ज़्यादा है वो वेंटिलेटर को लेकर होता है। आप हैरान होंगे कि इंसान वेंटिलेटर, कई बार जान बच सकती है, मगर मरीज़ का जो अटेंडेंट है वो सोचता है कि अगर मैंने वेंटिलेटर पर डाल दिया तो मरीज़ मर जाएगा। जबकि वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो बनाई गई थी जो जान बचाने के लिए, और अभी भी सबसे ज़्यादा जान बचाने वाली मशीन है वेंटिलेटर। क्योंकि हम कितने लोग और कितने हज़ारों लोग अक्रॉस द वर्ल्ड रोज़ वेंटिलेटर से बाहर आते हैं और जो कि ठीक होकर घर भी जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि वेंटिलेटर से डालने के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं और निकालने के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। वेंटिलेटर समझ लीजिए, लंग को रेस्ट देने के लिए, ब्रेन को ऑक्सीजन देने के लिए, हार्ट को सपोर्ट करने के लिए एक मशीन बनाई गई है। तो जब आपकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाए, और कोई ARDS एक कंडीशन होती है जो कि एक बहुत ही सीवियर लंग इन्फेक्शन होता है एक तरीके से, आप समझिए, जिन कंडीशंस में हमें वेंटिलेटर का सपोर्ट लेना पड़ता है। कई बार किडनी की दिक्कत होती है, किसी पेशेंट को तेजाब की मात्रा बढ़ जाती है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता, कुछ टाइम के लिए हमें उस टाइम पे वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। उसके अलावा पोस्ट ऑप कई बार बड़ी मैसिव सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज के तुरंत बाद एकदम से वेंटिलेटर से पेशेंट नहीं हटाया जा सकता, कुछ टाइम के लिए उसके लिए भी रखना पड़ता है। कुछ पेशेंट का मैं आपको और बताना चाहूँगा, किडनी, लंग और इसके इश्यूज़ के अलावा हार्ट फेलियर, कई बार पेशेंट के लंग्स में पानी भर जाता है, इतनी जोर का पानी भर जाता है कि वो सांस बिल्कुल ले ही नहीं सकता, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तब हमें वेंटिलेटर का सहारा उस टाइम पे लेके, तब तक हम पानी निकालने की दवाइयाँ देते हैं, तब तक वेंटिलेटर को सपोर्ट करता है बॉडी को, और ताकि वो निकल जाए, फिर पेशेंट 2-3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आने की संभावना होती है। कुछ ब्रेन कंडीशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कोई मैसिव स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए, किसी पेशेंट को चोट, ट्रॉमा हो जाए, वेंटिलेटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ब्रेन की जो मेन इंजरी चोट हो जाए तो वेंटिलेटर ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर, सांस कहाँ से आनी है वो ब्रेन बताता है।
अगर वहाँ पे कोई चोट लग जाए तो हमें टाइम देना होता है। कई बार ब्रेन में इतनी स्वेलिंग हो जाती है, ब्रेन में स्वेलिंग कम करने के लिए भी वेंटिलेटर पे पेशेंट को लिया जाता है। तो ये सब कुछ कंडीशन है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि लेमन इन सब चीज़ों को समझेगा या जो नॉन मेडिकल पर्सन है समझेगा, बट हम ये समझते हैं कि कुछ टाइम पे आप कुछ चीज़ों को डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए और उनको करने देना चाहिए। उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप बहस ना करें। जो आपके ट्रीटिंग इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स हैं उन लोगों को करने दें। आप दोबारा कुछ टाइम बाद जब पेशेंट थोड़ा सा सेटल हो जाए, कुछ कम क्रिटिकल हो जाए, तब आप अपना सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आपका पूरा हक है। आपको आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं कि भाई इस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा, क्या ये ठीक है। तो ये वेंटिलेटर एक मशीन है जो कि लाइफ सेविंग मशीन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके अलावा जो मैं बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिथ ये है कि आईसीयू में पेशेंट के लिए लगता है कि जो वेंटिलेटर के बाद भी मरीज हमारा मर गया जी, जबरदस्ती रखा हुआ है। हमें खुद ही कितनी बार पेशेंट का हार्ट दिखाना पड़ता है इको से कि भाई हार्ट पंप कर रहा है, वेंटिलेटर हार्ट को पंप नहीं करा सकता। तो आपको समझिए, लंग्स विल नॉट डिसाइड कि पेशेंट जिंदा है मर गया। और आप खुद सोचिए, अगर पेशेंट मर जाएगा तो उसकी बॉडी दो घंटे में अकड़ जाएगी और स्मेल करने लगेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सब जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं, आप आपस में मत बात करिए, किसी डॉक्टर से बात करिए जिसको इस बारे में जानकारी हो। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और वेंटिलेटर बस एक जोर से, प्रेशर से पंप में ऑक्सीजन मतलब लंग्स में पुश करता है, तो चेस्ट का राइज दिखेगा, बट हार्ट और ब्रेन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जिंदा है कि नहीं है। अगर हार्ट नहीं चल रहा, पल्स नहीं आ रही, जो कि दिल की धड़कन है वो नहीं आ रही, इसका मतलब पेशेंट नहीं है। और दूसरा पॉइंट, ब्रेन के हिसाब से, ब्रेन के रिफ्लेक्सेस कई बार खत्म हो जाते हैं, ब्रेन डेथ होती है, तो हम अलग से डिक्लेयर करते हैं। वो भी 4 डॉक्टर्स मिलकर डिक्लेयर करते हैं, कोई ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता उस चीज़ के बारे में। तो अपने जो भी मिथ्स हैं, आप कृपया कहीं ना कहीं, जैसे हम आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अच्छी जगह से पूछिए। आप एआई का सपोर्ट भी ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सही ज्ञान दे देगा बजाय कि आप आपस में बात करते हैं एटलीस्ट। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा, you should always consult a doctor or a senior expert and don't think that anything is being done suspiciously. So ये था सब कुछ मेरी तरफ से आईसीयू मिथ्स को लेकर। आपसे रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए, सेकंड ओपिनियन चाहिए तो आप कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं।